नमस्कार साथियों, रसायन विज्ञान की इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कक्षा 11 के रसायन विज्ञान का लेसन नंबर 1 पढ़ रहे थे और उसी कड़ी में इससे पहले हमने डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत और रासायनिक संयोजन के नियमों के बारे में विस्तार से पढ़ा है और उसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही आसान सा टॉपिक और उसका नाम है सार्थक अंक। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का टॉपिक है सार्थक अंक और इसे इंग्लिश में कहा जाता है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर। सार्थक अंक यह टॉपिक केवल कक्षा 11 की रसायन विज्ञान के हिसाब से ही नहीं बल्कि जो आगे के कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो IIT का एग्जाम्स हो, चाहे वो नीट का एग्जाम्स हो या एग्रीकल्चर के हिसाब से जेड का एग्जामिनेशंस हो, ICAR का एग्जामिनेशंस हो, उसके कोर्स में भी ये टॉपिक होता है। तो उसके लिहाज से भी ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा, फायदेमंद होगा। अब यहाँ पर मूल बात है कि सार्थक अंक किसे कहते हैं, सार्थक अंक क्या होते हैं। तो उसको हम कुछ इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। किसी भौतिक राशि के मापन से प्राप्त परिशुद्ध परिणाम में उपस्थित अर्थपूर्ण अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहा जाता है। सार्थक अंक कहा जाता है। कोई भी भौतिक राशि हो और जब उसका मापन किया जाता है तो उसके मापन से प्राप्त जो परिणाम होता है, उस परिणाम में अर्थपूर्ण अंकों की जो संख्या होती है, उसी संख्या को हम सार्थक अंक के रूप में जानते हैं। और जैसे मैं आपको एक सामान्य सा उदाहरण बताता हूँ। जैसे कोई संख्या है, जैसे 3, 5, 4, 8, जैसे मान लो ये संख्या है और अगर कहा जाए कि इसमें सार्थक अंक कितने हैं, तो इसमें सार्थक, इसका जो आंसर होगा, इसमें सार्थक अंक होते हैं 4। अब ये सार्थक अंक 4 कैसे होते हैं, या हम किसी संख्या को देखकर कैसे पहचान सकते हैं कि दी हुई संख्या में सार्थक अंक इतने हैं। तो ध्यान रखें, सार्थक अंक ज्ञात करने के लिए कुछ विशेष नियम होते हैं। उन विशेष नियमों का सहारा लिया जाता है। उन नियमों की सहायता से हम सार्थक अंक ज्ञात कर सकते हैं। तो इससे पहले कि हम सार्थक अंक ज्ञात करने के उन नियमों के बारे में बात करें, कुछ सामान्य शब्द हैं, उनके बारे में पहले देख लेते हैं। सार्थक अंक ज्ञात करते समय हमें कुछ शब्दों के बारे में जानना जरूरी होता है। जैसे एक शब्द है अशून्य अंक। अशून्य अंक, देखिए अशून्य अंक शब्द का मतलब होता है 1 से 9 तक की जो संख्याएं होती है उनको अशून्य अंक कहा जाता है। अशून्य अंक का मतलब अपने आप में यही है, जो शून्य नहीं है, जो जीरो नहीं है, उसे ही हम अशून्य अंक बोलते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि
1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये जो संख्याएं होती है, चाहे ये किसी भी रूप में हो, इन संख्याओं को अशून्य अंक के नाम से जाना जाता है। जब हम सार्थक अंक याद करने के नियम देखेंगे तो वहां पर ये शब्द बार बार आएगा, तो इसका अर्थ आप सबको जरूर आना चाहिए। इसलिए अशून्य अंक का मतलब क्या होता है वो यहाँ पर आपको बता दिया है। और दूसरा शब्द है शून्य अंक। शून्य अंक, तो शून्य अंक का सीधा सा मतलब होता है जीरो, कहीं पर भी हो तो जीरो को हम क्या कहते हैं, शून्य अंक। और एक सामान्य सा शब्द जो वैसे आप सब जानते हैं लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, दशमलव। दशमलव का मतलब आप अच्छे से जानते हैं, पॉइंट, ठीक है, पॉइंट होता है, डॉट लगाते हैं, उसको हम दशमलव भी कहते हैं, पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ शब्द है जिनका प्रयोग नियम देखते समय हमें करना होगा, तो उसको हम देखते हैं। यहां पर भौतिक राशि के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि रसायन विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर विभिन्न प्रकार की भौतिक राशियों का जो है वो विस्तार से अध्ययन किया जाता है, और जो न्यूमेरिकल्स होते हैं या जो गणनाएं होती है वहां पर भौतिक राशियों का प्रयोग किया जाता है। और विभिन्न प्रकार के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं तो उनसे जो आंसर मिलता है उसमें से जो सार्थक अंक है उनके बारे में भी हमें जानकारी होनी आवश्यक है, क्योंकि 11th क्लास के साथ ही साथ जैसे ही आप 12th क्लास में आते हैं तो बहुत सारी भौतिक राशियों का जो मापन है और जो गणनाएं हैं वो करने की आवश्यकता पड़ती है। वहां पर स्टूडेंट्स को सार्थक अंकों का ज्ञान होना आवश्यक होता है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई भौतिक राशि का मान दिया गया है तो उसमें से सार्थक अंक कितने हैं, उसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है, उनको हम कैसे पहचान सकते हैं। तो उसके लिए कुछ नियम होते हैं, जो इम्पोर्टेंट नियम है वो मैं आपको बोल करके भी समझाऊंगा और लिख करके भी यहाँ समझाऊंगा। और इस क्लास में हम विस्तार से उनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनको भी डिस्कस करने वाले हैं। तो नियम शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहला जो नियम है वो है सभी अशून्य अंक, सभी अशून्य अंक हमेशा सार्थक अंकों में गिने जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जितने भी 1 से लगाकर 9 तक की जो संख्याएं हैं वो किसी भी रूप में होगी, उसको सार्थक अंक की काउंटिंग में लिया जाएगा। जैसे इसका उदाहरण हम देखें, मान लो हमारे पास संख्या है 6 3 4 8। अब यहां पर इस संख्या में अगर हम देखें तो 0 कहीं पर भी नहीं है, 1 से लगाकर 9 तक के मध्य की ही ये संख्याएं हैं। तो इसमें ये सारी संख्याएं किस नाम से जानी जाती है, अशून्य अंक के रूप में जानी जाती है। और कोई भी अशून्य अंक हो, किसी भी परिस्थिति में हो, उसे हम सार्थक अंक के रूप में जानते हैं। तो यहाँ ये जो डिजिट हमारे सामने हैं, इसमें सार्थक अंक कितने हैं, सार्थक अंक वो है 4, ठीक है। दूसरा नियम है अशून्य अंकों के मध्य उपस्थित सभी शून्य अंक भी सार्थक अंक होते हैं। इसको उदाहरण से देखें। जैसे मान लो हमारे पास कोई भौतिक राशि के मापन से प्राप्त कोई परिणाम है, कोई संख्या है, जैसे उदाहरण के तौर पर 1078 मान लिया जाए ये हमारे पास कोई संख्या है और पूछा जाए इसमें सार्थक अंक कितने हैं। तो इसमें सार्थक अंक होते हैं 4। जैसे मान लो ये एक एग्जांपल, और एग्जांपल देखें हम 7003552, ये मान लो अपने पास कोई संख्या है और अगर पूछा जाए इसमें सार्थक अंक कितने हैं, तो इसमें
सार्थक अंक होते हैं 6। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहां पर ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाले एग्जांपल्स में 1, 7 और 8 ये जो 3 नंबर है ये तो अशून्य अंक के नाम से जाने जाते हैं, और जो 0 है उसको शून्य तो बोलते हैं, लेकिन यहाँ कंडीशन है कि जो 0 है, जो शून्य है, वो दो अशून्य अंकों के मध्य में स्थित है, और अशून्य अंकों के मध्य में स्थित शून्य अंकों को भी सार्थक अंक के रूप में गिना जाता है। तो इस 0 को भी हम सिग्निफिकेंट फिगर में गिनेंगे तो 1, 2, 3 और 4 इस तरीके से कुल 4 सार्थक अंक होते हैं। सेकंड एग्जांपल में भी अगर हम देखें तो 7 और 3 के बीच में 2 0 है, लेकिन ये दोनों 0 अशून्य अंकों के मध्य में है, 7 और 3 के बीच में है, अशून्य अंक के मध्य में है। ऐसी स्थिति में इन दोनों 0 को भी सार्थक अंक में काउंट किया जाएगा। तो कुल कितने हो जाएंगे सार्थक अंक? 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 सार्थक अंक होते हैं। लेकिन यहाँ विशेष बात पर ध्यान दीजिएगा कि यदि 0 अशून्य अंक के बीच में ना होकर आगे या पीछे हो तो ऐसी स्थिति में शून्य अंक को सार्थक अंक नहीं गिना जाता है। उसका भी हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ है 0, 0, 7, 3, 5, 2 ये हमारे पास कोई नंबर है और इसमें सार्थक अंक निकालने हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो दोनों 0 है ये अशून्य अंक से पहले हैं, तो ऐसी कंडीशंस में इन दोनों 0 को नहीं गिना जाएगा, और ऐसी सिचुएशंस में यहाँ पर सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? अब यहाँ पर जो बचे हुए संख्या है वो सार्थक अंक हो जाएंगे 4। और इसी तरीके से यदि मान लेते हैं पीछे की ओर हो, जैसे 3, 5, 2, 0, 0 ठीक है, मान लेते हैं ये संख्या है। ऐसी सिचुएशंस में अगर कहा जाए सार्थक अंक निकालिए, तो ये जो 0 नंबर है, शून्य अंक है, वो अशून्य अंक के बिल्कुल लास्ट में है, पीछे की ओर है। ऐसी सिचुएशंस में भी ऐसे 0 को सिग्निफिकेंट फिगर में सार्थक अंक में नहीं गिना जाता है। ठीक है, बात समझ में आई होगी आपको। बढ़ते हैं आगे वाले नियम की ओर। अगला नियम है दशमलव युक्त परिणाम में यदि शून्य से पहले कोई अशून्य अंक उपस्थित हो तो शून्य को भी सार्थक अंक माना जाता है। जैसे हम उदाहरण देखें इसका, मान लेते हैं हमारे पास कोई परिणाम है 1.0037। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास कोई परिणाम प्राप्त है भौतिक राशि का, और इसमें अगर हमें सार्थक अंक निकालना हो तो हम किस तरीके से देखेंगे कि एक तो पॉइंट वाला परिणाम है, दशमलव युक्त परिणाम है, और ऐसी स्थिति में दशमलव के बाद तो शून्य है, लेकिन दशमलव से पहले अशून्य अंक है, चाहे वो 1 से 9 तक के बीच की में से कोई भी संख्या हो, कोई भी अशून्य अंक हो। दशमलव युक्त परिणाम में यदि शून्य से पहले कोई अशून्य अंक होता है, ऐसी स्थिति में दशमलव के पश्चात के शून्य अंकों को भी सार्थक अंक में गिना जाता है, इनको भी सार्थक अंक में काउंट करते हैं। तो यहाँ पर जो संख्या है उसमें अगर हम सार्थक अंक देखें
तो कुल कितने सार्थक अंक हो जाएंगे? 1 2 3 4 और 5, कुल सार्थक अंक हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। लेकिन यदि यहां पर उसको हम एक अगले नियम के तौर पर देखें, उपरोक्त नियम के अनुसार, उपरोक्त नियम के अनुसार यदि दशमलव से पहले कोई अशून्य अंक उपस्थित नहीं होता है तो दशमलव के पश्चात या दशमलव के बाद, दशमलव के बाद के शून्य अंकों को सार्थक अंक नहीं माना जाता है, नहीं माना जाता है। इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास संख्या है 0 0, या इसको हम यूं देख सकते हैं 0.00137। मान लेते हैं हमारे पास इस तरीके से परिणाम प्राप्त है और कहा जाए इसमें सार्थक अंक कितने हैं निकालिए, तो इसमें सार्थक अंक हो जाएंगे 3 होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद भी 0 है और पॉइंट से पहले भी 0 है, लेकिन पॉइंट से पहले कोई अशून्य अंक उपस्थित नहीं है। और दशमलव से पहले जब तक कोई अशून्य अंक नहीं होता है तो दशमलव के बाद के और पहले के 0 को सार्थक अंक में नहीं गिना जाता है, और इसीलिए इसमें 1 3 और 7 को ही सार्थक अंक में गिनेंगे, और ये जो परिणाम है इसमें कुल सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी 3। तो इस तरीके से हम सार्थक अंकों को निकालते हैं। कुछ और नियम है, उनको भी हम आगे देखते हैं। जैसे साथ ही साथ इसमें जैसे अगला नियम है, यदि कोई परिणाम या संख्या भौतिक राशि के मापन से प्राप्त होती है तो प्राप्त की गई हो तो ऐसी स्थिति में अशून्य अंकों के पश्चात उपस्थित शून्य अंक भी सार्थक अंक होते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक संख्या लिखी हुई है 150 मीटर प्रति सेकेंड। मान लो हमारे पास ये कोई परिणाम है और अगर पूछा जाता है इसमें सार्थक अंक बताइए, तो इसमें सार्थक अंक होंगे 3।
यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यदि यही चीज मीटर प्रति सेकेंड अगर इसके साथ मात्रक नहीं लगा हुआ होता तो हमें प्रतीत होता कि ये जो संख्या है उसमें 5 के बाद में जो 0 है उसको हम शून्य अंक मानते हुए सार्थक अंक नहीं गिनते हैं। लेकिन यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड इस बात को प्रदर्शित करता है कि जो परिणाम है वो मापन से प्राप्त किया गया है। ऐसी स्थिति में अशून्य अंक के पश्चात आने वाले शून्य अंक को 0 को भी सार्थक अंक में काउंट किया जाता है, सार्थक अंक में गिना जाता है। तो ये नियम इस बात को स्पष्ट करता है। और इसी प्रकार से आगे हम नियम देखें तो लास्ट नियम हम देख सकते हैं कि ऐसी कोई संख्या है, ये जो नियम है थोड़ा सा इस तरीके से है कि आप लोगों ने देखा होगा अक्सर कि जैसे मैथमेटिक्स हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, तो इनके अंदर जो न्यूमेरिकल्स या जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें कई बार ऐसी संख्याओं का गुणा भाग भी आ जाता है जिसमें 10 की पावर लगी हुई हो। जैसे मैं आपको एक संख्या बताता हूँ, 6.023 इंटू 10⁻23। मान लो अपने पास में जैसे ये संख्या है, और यदि कहा जाए कि इसमें सार्थक अंक बताइए, सार्थक अंक कितने हैं, सार्थक अंक निकालिए, तो ऐसे सिचुएशंस में स्टूडेंट्स को लगता है कि चलिए ठीक है, यहाँ तक की चीज को हम इजीली समझ पा रहे हैं, लेकिन ये जो 10 की जो पावर है, 10 के ऊपर जो घात लगा रखी है, इनको सार्थक अंक ज्ञात करते समय कैसे माना जाता है। तो इसके लिए बताया गया है कि यदि किसी भौतिक राशि के मापन से प्राप्त परिणाम में 10 की घात वाला कोई मान है, तो ऐसी स्थिति में 10 की घात वाली संख्या को सार्थक अंक में नहीं गिना जाता है, सार्थक अंक में नहीं गिना जाता है, और उससे पहले जो मान होगा उसी से सार्थक अंकों को निकाला जाएगा। इससे पहले वाले जो नियम आपने देखे हैं उन नियमों के आधार पर, जैसे मान लेते हैं हमें इसी जो मान दे रखा है, इसी मान से अगर सार्थक अंक याद करने हैं तो हम कैसे निकाल सकते हैं, उसका हम उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लिया जाए हमारे पास एक संख्या है 6.023 इंटू 10⁻23 और कहा जाता है इसमें सार्थक अंक कितने हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान रखिएगा, जो इसमें सार्थक अंक है वो कुल होंगे 1 2 3 4, जो टोटल सार्थक अंक होंगे वो 4 होंगे। यहाँ पर भी वही नियम दशमलव वाला लागू हो गया कि दशमलव के पश्चात अगर शून्य है और दशमलव से पहले कोई अशून्य अंक है, ऐसी स्थिति में दशमलव के बाद आने वाला जो 0 है उसे भी सार्थक अंक में गिनते हैं। इसीलिए 1 2 3 और 4 इन चारों को सार्थक अंक में गिना है। 10 की जो घात है उसको हम सार्थक अंक में नहीं गिनते हैं, इसीलिए हमारे पास कुल सार्थक अंकों की संख्या 4 प्राप्त होती है। तो इस तरीके से किसी भौतिक राशि के मापन से प्राप्त जो परिणाम है उसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है उसको हम इन नियमों के माध्यम से, इन नियमों को ध्यान में रखते हुए ज्ञात कर सकते हैं। तो ये है सार्थक अंक और सार्थक अंकों से जुड़ा हुआ बिंदु। ये ध्यान रखिएगा कि 11th क्लास के केमिस्ट्री के पेपर्स में इससे जुड़े हुए क्वेश्चन जरूर आते ही आते हैं, और उसमें कोई भी मान दे दिया जाता है, जैसा कि अभी मैंने आपको उदाहरण के माध्यम से समझाया है, और उसके साथ ही साथ पूछ लिया जाता है कि इसमें सार्थक अंक बताइए या सार्थक अंकों की संख्या बताइए। तो इस तरीके से 11th क्लास के लिहाज से भी ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। कभी भी इसमें नियम कभी नहीं पूछे गए हैं एग्जाम्स में, ये नियमों का नॉलेज होना जरूरी है। और साथ ही साथ जो कॉम्पिटिशन्स के एग्जामिनेशंस होते हैं, चाहे वो रीट का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो IIT का हो, नीट का हो या जेट का एग्जामिनेशन हो, ऐसे एग्जामिनेशंस में भी सार्थक अंक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जरूर आता ही आता है। तो जरूर आप इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा, तो ये आपके लिए दोहरा लाभ देगा। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।